मॉस्को को दहलाने की कोशिश की है। इस बार यूक्रेन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 ड्रोन अटैक से दहल गई रूस की राजधानी मॉस्को पर यह सबसे बड़ा हमला था और पुतिन के बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी के साथ और भी कई बड़ी खबरें हैं जो जंग के मैदान से हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त कीव में ही मौजूद है और कीव की तरफ से मॉस्को पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, पहली बड़ी खबर, मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। वहीं लेबनान के 300 किलोमीटर अंदर हिजबुल्लाह के हथियार तबाह किए गए और 100 दिन में ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने का किया गया है दावा। किसकी तरफ से बताएंगे आपको। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान भी सामने आया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर आज रहेगी हमारी नजर। शुरुआत पहली अहम खबर से कर रहे हैं। साउथ लेबनान में इजराइल का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक किया गया। हिजबुल्लाह का कंट्रोल सेंटर कर दिया गया तबाह। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह के कंट्रोल सेंटर को बनाया गया है निशाना और इसे कर दिया गया है तबाह। इजराइल की तरफ से ये बड़ी स्ट्राइक थी जिसे अंजाम दिया गया साउथ लेबनान में। और वहीं गाजा में हमास के ठिकानों को बनाया गया निशाना, किए गए अटैक। हमास के कमांड सेंटर को निशाना कैसे बनाया गया, तस्वीरें आपके सामने। 24 घंटे में हमास के 30 ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए तस्वीरें, हमास के कमांड सेंटर्स निशाने पर थे। इजराइल के 24 घंटे में 30 ठिकानों को किया गया है तबाह। तस्वीरों पर आप नजर डालिए, पूरी इमारत को बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है और आईडीएफ की तरफ से दावा यह किया गया है कि हमास ने इन्हीं इमारतों में अपने ठिकाने बना रखे थे। 30 ठिकानों को एक साथ तबाह कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ साउथ लेबनान में अटैक हुआ है आईडीएफ का और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर हमास के 30 ठिकानों को आईडीएफ ने कर दिया है तबाह। दोनों तस्वीरें एक साथ टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और वहीं सेंट्रल गाजा में वेडिंग हॉल पर मिसाइल अटैक हो गया। आईडीएफ ने दावा किया है कि वेडिंग हॉल था हमास का ठिकाना, वेडिंग हॉल था हमास का वेपन स्टोर। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से एक वेडिंग हॉल को बनाया गया आईडीएफ की तरफ से निशाना और आईडीएफ ने दावा यह किया है कि यहां पर भी हमास ने अपना ठिकाना बना रखा था। एक वेपन स्टोर यहीं पर चलाया जा रहा था। तो सेंट्रल गाजा का यह इलाका है जहां पर जोरदार हमला किया गया है आईडीएफ की तरफ से। 3 अटैक, 3 बड़ी खबरें जंग के मैदान से इस वक्त आपके सामने। एक तरफ साउथ लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है, दूसरी तरफ हमास के कमांड सेंटर को बनाया गया है निशाना और वहीं वेडिंग हॉल जो कि वेपन स्टोर बताया जा रहा है हमास का, उसे गाजा में कर दिया गया है बर्बाद। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, इजराइल की तरफ से तमाम ऑफेंसिव स्टेप उठाए गए हैं। ये 3 बड़े हमले जिनकी खबरें इस वक्त हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं, ये क्या बता रही है इजराइल की स्ट्रैटेजी इस जंग में क्या नजर आ रही है फिलहाल?
देखिए, इजराइल वही स्ट्रैटेजीज को अपना रहा है जो उसने हमास के खिलाफ इस्तेमाल की थी गाजा पट्टी में, यानी लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स करना, उसकी टॉप लीडरशिप को टारगेट करना, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना और जितनी सप्लाई चेन्स हैं उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना, उनको बर्बाद करना। और अभी इजराइल की तरफ से अगर आप देखिए साउथ लेबनान के अंदर, जहां एक तरफ इजराइल इस तरीके के साउथ लेबनान में अटैक कर रहा है, वहीं साउथ लेबनान से भी लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, खासतौर पर अपर गैली के इलाके में, गोलान हाइट्स के इलाके में। और ये इसलिए क्योंकि साउथ लेबनान के अंदर बैठा हिजबुल्लाह भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भी इजराइल को उसी तरीके के थ्रेट से बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए गए इजराइल की तरफ से और इसका रिटेलिएशन भी देखने को मिल रहा है। वहीं गाजा में इजरायली सेना पर अटैक हो गया, आईडीएफ के आर्म्ड व्हीकल को बनाया गया निशाना, हमास ने मोर्टार लॉन्चर से निशाना बनाया। अब तस्वीरें आपके सामने आने जा रही हैं, ये देखिए तस्वीरें, गाजा में इजरायली सेना को कैसे बनाया गया है निशाना, आईडीएफ के आर्म्ड व्हीकल को कर दिया गया तबाह, मोर्टार लॉन्चर के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। और अगली बड़ी ब्रेकिंग राफा से जुड़ी, राफा में इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन है, 48 घंटे में 40 हमास लड़ाकों की मौत हुई है, इसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हमास के 24 ठिकाने कर दिए गए हैं तबाह, हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से। राफा में किस तरह से 40 हमास लड़ाकों की जान गई है ताजा हमलों में, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों खबर और उससे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 48 घंटे में 40 हमास लड़ाकों की मौत हुई है। वहीं गाजा में इजरायली सेना पर अटैक हुआ है, आर्म्ड व्हीकल पर हमला करके इसे बर्बाद कर दिया गया। और वहीं रूस के रोस्तोव में भीषण धमाके की खबर है। अब दूसरे वॉर फ्रंट से ये बड़ी खबर आपके सामने, रूसी ऑयल डिपो में बड़ा धमाका हुआ, धमाके के बाद ऑयल डिपो में कैसे लगी आग, तस्वीरें आपके सामने हैं, आग और धुएं का गुबार हर तरफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। रूस के रोस्तोव की ये तस्वीरें हैं जहां पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला अंजाम दिया गया। और अगली बड़ी खबर डोनेस से जुड़ी, डोनेस में यूक्रेन का विनाशक पलटवार हुआ है, रूसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल उड़ा दिए गए, एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने इस घातक हमले को अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं डोनेस में हुए यूक्रेनी अटैक की। और वहीं कुर्स में पांटून पुल पर यूक्रेन का हमला हुआ, क्लस्टर मिसाइल अटैक से दहल गया रूस का यह इलाका, जिसका ज्यादातर हिस्सा इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में है। हाइमार्स सिस्टम से हमला कर रूसी सेना को यहां पर रोका गया है। रूस इस इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर यूक्रेनी सेना फिलहाल हावी नजर आ रही है रूस की फौज पर। तो ये तीनों बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने एक साथ, रूस के रोस्तोव में भीषण धमाका हुआ, वहीं डोनेस में रूसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को किस तरह से उड़ा दिया गया उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं कुर्स में पांटून पुल पर यूक्रेन ने किया है हमला ताकि रूस की फौज, यूक्रेनी फौज जिन इलाकों में इस वक्त मौजूद है वहां तक आ ना सके। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, रूस के रोस्तोव में भीषण धमाके की, डोनेस की तस्वीरें आपके सामने हैं, वहीं हाइमार्स से हमला कर रूसी सेना को किस तरह से रोका है यूक्रेनी फौज ने, ये भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित चौधरी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी, और विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ कीव के वॉर जोन से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं रूस से, वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। अब इसका पलटवार कैसे करेगा रूस,
इसका हर किसी को इंतजार है। आता हूं आपके पास, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर, मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। मॉस्को पर भीषण सुइसाइड ड्रोन अटैक हुए हैं। धमाकों से दहले मॉस्को के कई इलाके, एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए 11 ड्रोन्स। पूरे मॉस्को में इन हमलों के बाद एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉस्को पर जो भीषण सुसाइड ड्रोन अटैक हुए हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और वहीं क्रेमलिन से सिर्फ 20 मील की दूरी पर अटैक हुआ। क्रेमलिन से 20 मील दूर सुसाइड ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। आप अंदाजा लगाइए इस हमले की गंभीरता का। पोडोल्स्क में मार गिराए गए ये सुसाइड ड्रोन्स क्रेमलिन को निशाना बनाने की एक बार फिर की गई थी कोशिश, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स में किया जा रहा है दावा। तो मॉस्को समेत 5 बड़े शहरों पर भीषण अटैक हुए हैं, उन्हें टहलाने की गई है कोशिश। ब्रियांस्क और बेलगोरोद में प्रचंड हमला यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया। इसके अलावा कलुगा और कुर्स्क में भी सुने गए धमाके। रूसी इलाकों में कामिकाजी ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया गया। वहीं रूस पर सबसे घातक स्वॉर्म ड्रोन अटैक भी हुआ है। रूस ने मार गिराए 45 सुसाइड ड्रोन्स। ब्रियांस्क में 23 ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। बेलगोरोद में 6 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए। कलुगा और कुर्स्क में 5 ड्रोन्स कर दिए गए तबाह। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि रूस पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। जो हमले की डिटेल हमारे पास आई है, जल्दी से वो आपके सामने रख दें। 11 ड्रोन्स मार गिराए गए। क्रेमलिन से 20 मील की दूरी पर हमले हुए। ब्रियांस्क में 23 ड्रोनों को मार गिराया गया। 6 ड्रोन्स मार गिराए गए बेलगोरोद में। ये देखिए जो पूरी अपडेट है वो सामने आ चुकी है। कलुगा में 3 सुसाइड ड्रोन्स कर दिए गए तबाह। यानी इन तमाम इलाकों को दहलाने की गई है कोशिश। यूक्रेन से 490 किलोमीटर दूर ये अटैक किया गया। यानी आप सोचिए इन ड्रोन्स ने कितना लंबा सफर तय किया है अटैक्स के लिए। कुर्स्क में 3 सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया और कुर्स्क के तमाम जो इलाके हैं वो इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में हैं। यूक्रेन से 180 किलोमीटर दूर कुर्स्क में इस अटैक को अंजाम दिया गया है। तो रूस पर यह सबसे बड़ा हमला है। तो रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस पर 50 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए हमला बोला गया। डिफेंस सिस्टम ने 45 ड्रोन्स मार गिराए। मॉस्को समेत 5 बड़े शहरों पर यह ड्रोन अटैक अंजाम दिए गए। मॉस्को, ब्रियांस्क, बेलगोरोद में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो रूस पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। पुतिन को बहुत गहरा जख्म देने की कोशिश ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई। और मॉस्को पर हमले के बाद यूक्रेन में भी अलर्ट है। कीव में सभी डिफेंस सिस्टम सुपर अलर्ट मोड पर रखे गए। रूस कभी भी कर सकता है विनाशक हमला, इस बात की आशंका जताई गई। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका है। रूसी निशाने पर हो सकते हैं यूक्रेन के दर्जनों शहर। यह जानकारी सामने आ रही। और आइए जिक्र कीव का हो रहा है तो आपको सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव लिए चलते हैं, जहां के वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, वहां से क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि रूस को जिस तरह के गहरे जख्म ज़ेलेंस्की ने दिए हैं मॉस्को पर हमले के बाद, अब बड़ा हमला कीव पर हो सकता है। कीव को बनाया जा सकता है निशाना। बिल्कुल समीर, देखिए तकरीबन 2.5 साल बाद मैं इस वक्त यूक्रेन के उस वॉर जोन में पहुंचा हूं जहां पर तकरीबन 2.5 साल पहले मैं आया था। और जिन जगहों पर जख्म और तबाही के निशान रशिया छोड़ गया था, आज उन्हीं इलाकों में मैं मौजूद हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो TV9 भारतवर्ष है उसकी मौजूदगी कीव से सटे बूचा इलाके में है, जहां पर जमकर तबाही मचाई गई थी। हजारों हजार लाशें गिराई गई थी। जो जख्म रशिया ने
यूक्रेन को दिए थे, कुछ उसी तरह का जख्म यूक्रेन रशिया को देना चाहता है, बदला लेना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है। और वो तबाही के निशान आज भी यहां पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि रशिया ने जो किया है उसके लिए यूक्रेन वासी या फिर यूक्रेन उसको कभी माफ नहीं करेगा। आज जो कुछ भी हो रहा है, ये 2.5 सालों बाद परिस्थितियां बदली हैं और वो यूक्रेन जो अपने शहरों को, अपनी गलियों को, अपने शहरों को, अपने कस्बों को बचा रहा था, आज की तारीख में रशिया के 4 बड़े राज्यों में घुसकर हमला कर रहा है और मॉस्को तक में उसकी पहुंच, उसकी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं समीर, बूचा के उस इलाके की जहां पर रशिया ने जमकर तबाही मचाई थी। और आप देखिए इस तबाही में कैसे बड़े बड़े विला जलकर बिल्कुल खत्म हो गए थे, धराशायी हो गए थे मकान। और ये पुराने वो जख्मों के निशान है जो आज भी चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है यूक्रेन में। आज सुबह तकरीबन स्थानीय समय के मुताबिक समीर मैं 5:30 बजे जब यहां पर पहुंचा हूं तो जैसे ही हम यहाँ पर लैंड किए हैं, जैसे ही हम अपने बस से उतरे हैं, तुरंत मेरे मोबाइल में रेड अलर्ट सायरन कि आप जहां कहीं भी हैं तुरंत जाकर इस वक्त किसी भी बंकर में छिप जाइए क्योंकि कीव अब सुरक्षित नहीं है। मॉस्को में आज जो किया है यूक्रेन ने वो ये समझिए कि बहुत बड़ी कार्रवाई है और आप जानते हैं पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे क्योंकि जब राजधानी खेली जा रही है इस जंग में तो कीव सबसे ज्यादा असुरक्षित बन गया है और कीव अगले 36 घंटों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और दुनिया के नक्शे पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए कीव की सुरक्षा करना बहुत चैलेंजिंग काम है यूक्रेन के लिए। लेकिन ये जो रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं और उसके बाद जो हमले किया था रशिया ने उसकी तस्दीक और वो हमले कितने बड़े थे, जो जख्म कितने बड़े थे, जो आज भी भूल नहीं पा रहा। इन इलाकों में रह रहकर रेड अलर्ट सायरन और इन इलाकों में रह रहकर मिसाइलें गिरती हैं। हालांकि आज की तारीख में यूक्रेन बहुत ज्यादा मजबूत इस लिहाज से हो गया है कि जो मिसाइलें रशिया से उड़ती है इन इलाकों में गिरने के लिए उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही निष्क्रिय कर दिया जाता है। लेकिन जिन इलाकों में जहां पर पहले हमले किए गए थे वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन घरों के अंदर भी आपको ले जाकर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की तबाही, किस तरह के हमले और अंदर की स्थिति क्या है। समीर आगे बढ़ते हैं। रूसी पलटवार के खौफ में नजर आ रहा है यूक्रेन भी। खाली कराया जा रहा है सूमी का इलाका। सूमी से 45,000 लोग कर रहे हैं इलाका खाली। यूक्रेनी मंत्री इहोर क्लिमेंको ने इसके आदेश दिए हैं। यानी हर तरफ नजर आ रही है युद्ध की विभीषिका। सूमी से 45,000 लोग किस तरह से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पूरे इलाके को प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है खाली। रूसी पलटवार के खौफ में ये एक्शन फिलहाल सूमी में नजर आ रहा है। तो वॉर जोन से इस वक्त की 2 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। एक तो खाली कराया जा रहा है सूमी का इलाका, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का पलायन किस तरह से हो रहा है, 45,000 लोग इलाका छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार कीव में वॉर सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। रेड अलर्ट सायरन बज रहा है रूस के निशाने पर, क्योंकि यूक्रेन के दर्जनों प्रदेश हैं और ऐसे में यूक्रेन की तरफ से भी तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और इस बीच देखिए खबर ये आ रही है कि कुर्स में पकड़े गए हैं कई यूक्रेनी सैनिक। कई यूक्रेनी सैनिकों ने कर दिया है सरेंडर। रूसी सेना का दावा, कुर्स में कमजोर पड़ी यूक्रेनी सेना। ये देखिए तस्वीरें, कई यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की फौज के सामने कर दिया है सरेंडर। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले जब वो तस्वीरें सामने आई थी जहां यूक्रेन की फौज के आगे रूस के फौजी सरेंडर करते हुए दिखे थे। और अब कहीं ना कहीं कुर्स में एक बार फिर बाजी पलटती हुई नजर आ रही। और वहीं डोनबास में तेजी से आगे बढ़ रही है रूस की सेना। पोक्रोवस्क में रूसी सेना के हमले का खौफ देखा गया। पोक्रोवस्क से 60,000 नागरिक बाहर निकाले गए। डोनेस में भी आगे बढ़ी है रूस की सेना। डोनेस के 2 इलाकों पर रूसी कब्जे का किया गया है दावा। तो देखिए ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है कुर्स से जुड़ी। कुर्स का बदला, डोनबास पर कब्जा। डोनबास में हो क्या रहा है? डोनबास में रूसी सेना नए इलाकों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पोक्रोवस्क इलाके में रूसी सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। यहां पर बड़े डिप्लॉयमेंट्स हुए हैं।
पोक्रोवस्क में 60,000 लोगों ने इलाका खाली कर दिया है। तो ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। क्रेमेटोस्क स्लोवियांस्क में कभी भी कब्जा कर सकता है रूस। यहां पर रूस की सेना बढ़त लेती हुई इन तमाम इलाकों में नजर आ रही है। ये स्लोवियांस्क है, ये क्रेमेटोस्क है, ये डोनबास और डोनेट्स्क का पूरा रीजन है, ये पोक्रोवस्क। और हम आपको मैप के जरिए इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कौन कौन से इलाके जहां पर रूसी सेना इस वक्त बढ़त लिए हुई है वो आप अच्छे से समझ जाएं। डोनेट्स्क के न्यूयॉर्क और जेलिजने इलाके पर भी रूसी सेना का कब्जा हो गया है। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर रूस की सेना एक बार फिर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। शय और मात का खेल प्रोफेसर राजन कुमार लगातार जारी है, लेकिन अब एक बड़ा डेवलपमेंट कुर्स्क में भी हम देखने को हमें मिल रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन की फौज के ऊपर हावी होती नजर आ रही है एक बार फिर रूस की सेना, और वो तमाम इलाके जहां पर रूस की सेना बढ़त बनाती हुई अब दिख रही है डोनबास के। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए समीर, कुर्स्क में जो भी बढ़त बनाया था इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो डाइवर्ट करने की स्ट्रैटेजी थी यूक्रेन की। यूक्रेन को लग रहा था कि अगर रूस अपनी सेना को जो डोनबास का इलाका है वहाँ से कुछ इधर भेजे तो शायद जो दबाव बन रहा है वो कम हो जाए। और लेकिन हुआ अपने जो कुछ लोग जो सेना को रूस ने कब्जा किया है, तो कुछ दिन पहले यूक्रेन ने लगभग 300 रूसी सैनिक को पकड़ लिया था। तो रूस के पास भी एक तरह से काउंटर नैरेटिव को दिखाने के लिए मजबूरी हो गई थी कि रूस वहाँ पे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी सेना, इतनी मजबूत सेना को कैसे यूक्रेन कब्जा कर पा रहा है। तो रूस ने अभी जो आपने दिखाया वही एक है कि कोशिश है कि अब वहाँ पे यूक्रेन की सेना जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ती जा रही है। और यह तो मान के चला जा रहा था, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि यह जो स्ट्रेटजी है यूक्रेन की ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, कि रूस उसको बढ़ने दे रहा था और उसके बाद जो सप्लाई लाइन है उसको कट करेगा और सारे के सारे जो उसके सैनिक हैं यूक्रेन के वो वहाँ पे फंस जाएंगे और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और वही होता दिख रहा है। एक और रूस डोनबास के रीजन में बढ़त बना रहा है और दूसरी ओर यहाँ पे भी घेराबंदी करके कुर्स्क के इलाका में यूक्रेनी सैनिक वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो ये जो यूक्रेन की स्ट्रैटेजी थी कुर्स्क में, वो दो स्ट्रैटेजी थी। जेलेंस्की को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो एक तो यह थी कि वो दिखाना यह चाह रहे थे कि अगर हम वहाँ पे भी अमेरिकन या वेस्टर्न जो वेपन्स यूज़ करते हैं तो उसकी जवाबी कार्रवाई में रूस पोलैंड या नाटो पे हमला नहीं करेगा। एक हमेशा बोला जा रहा था कि हमारे जो वेपन्स हैं, अमेरिका बोल रहा था कि हमारे वेपन्स आप यूक्रेन की टेरिटरी में यूज़ करेंगे, रूस की टेरिटरी में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रूस क्लेम कर सकता है कि चूंकि आपका वेपन यूज हुआ तो हम नाटो पे भी अटैक कर सकते हैं। तो एक तो यूक्रेन यह बताना चाह रहा था और दूसरा रूस की जो वल्नरेबिलिटी है कि कई क्षेत्र में रूस कमजोर है उसको जेलेंस्की बताना चाह रहे थे और ये मैसेज देने में यूक्रेन काफी सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और यूक्रेनी फौज कमजोर पड़ गई है कुर्स्क में, ये रूस दावा तो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या? मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, मैं आता हूं आपके पास इसी सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। कुर्स्क में तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना, 5 तरफ से आगे बढ़ रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सुत्जा कुर्स्क रोड से आगे बढ़ी है यूक्रेनी सेना। तस्वीरें आपके सामने। दक्षिण पूर्व की ओर से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी फोर्स इस इलाके में। 93 सेटलमेंट्स पर यूक्रेनी सेना ने कब्जे का दावा किया है। कुल 93 ऐसे सेटलमेंट्स हैं जहां पर यूक्रेनी सेना फिलहाल कब्जे का दावा कर रही है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ सिर्स्की ने यह दावा किया है। तो रूस के अपने दावे हैं इस इलाके को लेकर और दूसरी तरफ यूक्रेन के अपने दावे। और कुर्स्क में घिरे 3000 रूसी सैनिक। ये देखिए, ये बिल्कुल नई खबर कुर्स्क से सामने आई है। यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है 3000 रूसी सैनिकों को। सईम नदी के आसपास फंस गए हैं रूसी सैनिक। कहां तो बात हो रही थी अभी यूक्रेनी सैनिकों को फंसाने की, कुर्स्क में 3000 रूस के सैनिक फंस गए। बड़े पैमाने पर सरेंडर कर सकते हैं रूसी सैनिक। यहां पर स्थितियां, हालात बिल्कुल जुदा नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने यह बड़ा दावा किया है। मनीष, अब इन दोनों तस्वीरों पर आपका रुख जानना चाहेंगे। ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या? रूस एक तरफ यह दावा कर रहा है कि कुर्स्क में अब रूसी फौज हावी होती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ 3000 रूसी सैनिकों के सरेंडर से जुड़ी यह खबर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को पता है कि कुर्स्क में उनके जो सैनिक हैं वो उनके लिए एक सुसाइड मिशन है, लेकिन उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा जाए। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें, कुर्स्क से मॉस्को के बीच का डिस्टेंस है
525 किलोमीटर के आसपास, और 10,000 के करीब अभी यूक्रेनियन सैनिक वहां पर मौजूद हैं। अब उसमें से मान लीजिए अगर 1,500 भी किसी तरह बचते बचाते मॉस्को के करीब तक पहुंच जाएंगे, तो उनके पास भी ये कहने के लिए होगा कि हम भी मॉस्को तक पहुंच गए थे। ड्रोन तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन अगर ग्राउंड ट्रूप्स भी पहुंच जाते हैं तो आप सोचिए पुतिन के लिए कितना बड़ा दबाव होगा। तो यही कोशिश है, और इसीलिए जब जेलेंस्की कहते हैं कि हम एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हें भी पता है बफर जोन नहीं होने वाला है। अगले कुछ एक हफ्ते में रूस पूरी तरह से उस इलाके को रिगेन कर लेगा। लेकिन जब तक वो आगे जाएंगे, मॉस्को तक पहुंच जाएंगे, तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि देखो जेलेंस्की की सेना मॉस्को तक पहुंच गई है। यही उनका सबसे बड़ा मोटिव मुझे यहां दिखाई दे रहा है। कुर्स्क में 5 तरफ से इस वक्त आगे बढ़ रही है यूक्रेन की फौज। 1263 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जे का दावा कर दिया है यूक्रेन ने। कुर्स्क के 93 सेटलमेंट्स पर यूक्रेनी कब्जे का दावा सामने आया है। कुर्स्क में 35 किलोमीटर अंदर तक आगे बढ़ी है यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ का यह बड़ा दावा इस वक्त आपके सामने है। जीडी बख्शी साहब, किस तरह से आप देखते हैं दोनों देशों के दावे को? एक तरफ रूस का दावा और दूसरी तरफ यूक्रेन का यह बहुत बड़ा दावा कि 3000 रूसी सैनिकों को हमने घेर लिया है, किसी भी वक्त उनका सरेंडर हो सकता है कुर्स्क के अंदर। देखिए, ये ऐसा था कि जब रूस ने काउंटर ऑफेंसिव किया जी, तो जो यूक्रेन की फौजें कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जा रही थी, उनको उन्होंने नॉर्थ में ब्लॉक कर दिया। कुर्स्क के इलाके में जहां पेनिट्रेशन हुई है, नॉर्थ में ब्लॉक कर दिया, फिर ईस्ट में ब्लॉक कर दिया। तब ये जो है यूक्रेन की फौजों ने वेस्ट का देखा थोड़ा खाली है, वहां जाना शुरू किया, और जो अपने हाइमार्स से जो ब्रिजेस थे पुल के ऊपर उस नदी पे, वो उनको उड़ा दिया। 3 पुलों को उड़ा दिया उन्होंने, बहुत सारे लगाए अपने पॉन्टून ब्रिजेस। और जो फौजें उनकी कुछ आगे हैं नदी के, वो कह रहे हैं कि वो उनको घेर रहे हैं। अब कहाँ तक ये सक्सेसफुल होगा ये घेरा? क्या वो चुपचाप से हथियार डाल देंगे या वो लड़ेंगे? और जो यूक्रेन के ऊपर रशियन एयर पावर का क्या असर होगा जी, उनके तोपों का, फायर पावर का क्या असर होगा, ये देखने वाला है। ड्रोन्स का क्या असर होगा, ये देखने वाला है। फायदा ये है कि ये इलाका यूक्रेन के ज़्यादा करीबी है, बॉर्डर के पास है। यहाँ अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काम कर रहा है तो शायद वो उनके ड्रोन्स के साथ इंटरफियर कर सकेंगे। ज़्यादा खतरा उनको है FAB 3000 बॉम्ब्स का। अभी ये लड़ाई इज इन द एयर, लेट्स वेट एंड वॉच। जी ठीक है, बिल्कुल। तो यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से रूस की फौज को घेर लिया है, यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन यह भी कह रहा है कि अब इन 3000 सैनिकों को सरेंडर करना होगा, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। इससे पहले भी कुछ रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई थी। तो कुल मिलाकर अब इस वॉर फ्रंट पर होता क्या है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल का हमला हुआ है। नॉर्थ लेबनान में IDF का बहुत बड़ा हमला हुआ। हमले में हिजबुल्लाह का वेपन स्टोरेज ही कर दिया गया तबाह। लगातार दूसरे दिन हमले से दहल गया हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित इलाके में बारूदी तबाही मचा दी है इजराइल ने। ये देखिए तस्वीरें, नॉर्थ लेबनान की ये तस्वीरें, IDF के भीषण हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल के इरादे लेबनान को लेकर क्या हैं, हिजबुल्लाह को लेकर क्या हैं। ये देखिए तस्वीरें, नॉर्थ लेबनान में IDF की तरफ से ये जोरदार हमला हुआ है और लगातार दूसरे दिन हमले से हिजबुल्लाह को दहला दिया गया है। हिजबुल्लाह का ये सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था। यहां पर सारे गोला बारूद, वेपन्स इकट्ठा करके स्टोरेज में रखे गए थे हिजबुल्लाह की तरफ से, और इजराइल ने इस डिपो को ही निशाना बनाया है, वेपन स्टोरेज को ही तबाह कर दिया है इजराइल ने इस हमले में। हिजबुल्लाह का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला इलाका
अब सुरक्षित नहीं रहा। यह सीधा मैसेज, सीधा संदेश इजराइल की तरफ से इस हमले के बाद दिया गया है। तो इजरायली हमलों से दहल गया लेबनान। लेबनान की बेका घाटी में नबी चीत शहर पर भी हमला हुआ। ईरान से मिले मिसाइल रॉकेट पूरी तरह तबाह कर दिए गए। साउथ से नॉर्थ लेबनान शिफ्ट किए गए थे सारे वेपन। आईडीएफ हमलों की वजह से हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों का ये पूरा का पूरा गोदाम शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इजराइल ने इसे भी कर दिया तबाह। ताजा हमला जो हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल ने किस तरह से लेबनान को बड़ा जख्म दिया है और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश की है। वेपन स्टोरेज को ही तबाह करके ये हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई है आईडीएफ ने। हमले से जुड़ी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। वेपन स्टोरेज तबाह कर दिया गया पूरी तरह से हिजबुल्लाह का। और अगली अहम खबर, इजरायली हमलों से नॉर्थ लेबनान में दहशत है। रिहायशी इलाकों के बीच आईडीएफ ने हमला किया। रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। लेबनान के बेका शहर में रिहायशी इलाकों पर बोला गया हमला। ये देखिए तस्वीरें। तो देखिए, कुल मिलाकर हिजबुल्लाह पर इजराइल का बड़ा हमला अंजाम दिया गया है और एक तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। 21 अगस्त 2024 हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर हमला होता है। तो देखिए, हिजबुल्लाह के हथियार तबाह किए गए और 48 घंटों से इजराइल का लेबनान पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान से मिले सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन तबाह करने का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह ने अपने सबसे सेफ एरिया में बना रखा था ये वेपन डिपो, जिसे कर दिया गया नष्ट। 24 घंटे पहले भी 2 कमांड सेंटर्स और वेपन डिपो पर हमला किया गया था। बॉर्डर से 300 किलोमीटर अंदर लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर यह हमला बोला गया। सुमित, ये हिजबुल्लाह के लिए कितना बड़ा झटका माना जा रहा है? दोबारा अपनी स्ट्रेंथ हासिल करने में क्या हिजबुल्लाह को कुछ वक्त लग जाएगा? देखिए, बिल्कुल एक तरफ जहां पर लगातार नॉर्थ इजराइल के अंदर ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह द्वारा, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की पूरी चेन ऑफ जो कमांड कहते हैं उसको बर्बाद कर रहा है इजराइल। दरअसल वही स्ट्रैटेजी अपना रहा है जो लगातार उसने हमास के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और अभी अगर आप देखें, पिछले करीबन 1 महीने से भी ज़्यादा कम वक्त के अंदर लगातार करीबन 100 से 150 ऐसे कमांडर्स हैं, उनके जो लोकल एरियाज हैं उन पर अटैक किए गए हैं, जहां पर उनके लोकल कमांडर्स बैठते हैं। मैं खुद जब अभी साउथ लेबनान में मौजूद था तब ऐसी एक बड़ी मीटिंग चल रही थी हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स की साउथ लेबनान में, और इजराइल ने उन पूरे इलाकों को टारगेट किया और 5 से 6 बड़े कमांडर्स को मार गिरा। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है इजराइल, और इजराइल की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से साउथ लेबनान से कम इनका सफाया कर दे, इस पूरे एरिया को ऐसा फ्लैट कर दे ताकि आने वाले वक्त में भी इजराइल के लिए यह जगह एक थ्रेट के तौर पर ना हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और इससे पता चलती है कि इजराइल की स्ट्रैटेजी फिलहाल इस जंग में लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या है। कुछ देर पहले की यह खबर है, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। हमले में हिजबुल्लाह कमांडर की कार तबाह कर दी गई। लेबनान के सिडोन में ये मिसाइल अटैक हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले आईडीएफ हमले में जलकर खाक हुई कार। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के कमांडर की कार को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया है इजराइल ने। अब से थोड़ी देर पहले लेबनान में ये बड़ा अटैक इजराइल का, जिसमें हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया।
और जीडी बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, किस तरह से आप देखते हैं हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़ने की पूरी कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह निश्चित तौर पर हमास की तुलना में अगर देखें तो एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। क्या यह संभव होगा इजराइल के लिए? साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया मुमकिन है क्या? देखिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है इजराइल के पास और कोई चारा भी नहीं। देखिए, उनके जो 70,000 सिविलियंस हैं उनको नॉर्थ इजराइल से हटाना पड़ गया है। कब तक वो उनको वहाँ से अलग रख सकते हैं? वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी काम चल रहे हैं। तो उनको अगर उनको सेफ करना है तो उनको हिजबुल्लाह से भिड़ंत तो करनी पड़ेगी। अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि एयर पावर से ही संभाल लिया जाए, ग्राउंड इन्वेजन ना की जाए। याद रखिए, हिजबुल्लाह को भी हम इतने हल्के में नहीं ले सकते। 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल उनके पास हैं। ईरान ने, जैसे आपने अभी बताया, कि उसने काफ़ी सारे रॉकेट और मिसाइल और भेजे थे, और जो लेटेस्ट ज़खीरा है उसको उड़ा दिया है इजराइल ने अपने जेट फाइटर्स का इस्तेमाल करते हुए। सवालिया निशान अब ये है कि क्या ईरान हमला करेगा इजराइल के ऊपर? बड़े दिनों से धमकी दे रहा है। फिर उसने कहा हम देख रहे हैं कि अगर पीस वार्ता हमास की इजराइल की हो जाती है तो हम हमला नहीं करेंगे, नहीं होती तो हम हमला करेंगे। अब देखना यह है कि क्या इजराइल के ऊपर ईरान, हिजबुल्लाह, हाउती, हमास वगैरह मिलके हमला करने की हिमाकत करेंगे जी, या वो देख रहे हैं साफ कि अगर ऐसी हिमाकत करी तो अमेरिका और इजराइल दोनों टूटकर ईरान पे पड़ जाएंगे। बहुत भारी एस्केलेशन यहाँ होगी। ईरान हार तो जाएगा, लेकिन दुनिया भर को नुकसान होगा। पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चढ़ जाएंगी। बिल्कुल। दुनिया की इकोनॉमी को गहरा धक्का लगेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और उस स्थिति से बचने की कोशिश फिलहाल दोनों तरफ से नजर आ रही है। जीडी बख्शी साहब, बहुत अहम बात आपने कही। वहीं इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण पलटवार हुआ है। इजराइल के दर्जनों इलाकों पर रॉकेट से हमले हो गए। साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। इजराइल के पोर्ट शहर हाइफा पर भी रॉकेट से प्रहार किया है हिजबुल्लाह ने। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के ठिकानों को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, उसके बाद हिजबुल्लाह अब ले रहा है बदला। इजराइल के महरिया में 5 मिसाइल से अटैक्स अंजाम दिए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल को दहलाने की ये कोशिश। हाइफा में हिजबुल्लाह के हमले की तस्वीरें आपके सामने। और इजरायली आसमान में दिखे हिजबुल्लाह के रॉकेट। लेबनान से गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमला किया गया। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ का डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव किया है। लेबनान से गोलान हाइट्स को निशाना बनाया गया है। गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले किए गए। और देखिए, 6 घंटे में हिजबुल्लाह ने दागे हैं 50 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल में 60 किलोमीटर अंदर तक रॉकेट से हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। हाइफा से गोलान हाइट्स तक कत्यूशा रॉकेट से हमले किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में 30 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक्स को अंजाम देने में कई जगहों पर कामयाब रहा है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं इजराइल के अंदर। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीरों में आप देख रहे हैं कत्यूशा रॉकेट से हमला किया गया है। इजराइल पर दागे हैं हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट। दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया है निशाना, क्योंकि कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में घरों पर जाकर ये रॉकेट्स गिरे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हिजबुल्लाह अब हमले कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने जो हमले किए, जिस तरह से वेपन स्टोरेज को तबाह किया गया, हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों पर हमले बोले गए, ये उसका बदला है।
देखिए, बदला दोनों तरफ से हो रहा है। बदला लेने की कार्रवाई दोनों तरफ से साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। जी। अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से एक फतह के बड़े नेता को मारा गया साउथ लेबनान में इजरायली अटैक में, उसका बदला फिर हिजबुल्लाह की तरफ से लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हिजबुल्लाह की तरफ से सुबह के समय में 50 से अधिक रॉकेट दागे गए, और न केवल इतना बल्कि गोलन हाइट से लेकर अपर गलीली तक के इलाके जिस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह के टारगेट में हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई आईडीएफ की तरफ से की जाती है। मुझे लगता है कि नुकसान अभी फिलहाल दोनों तरफ से है और वो जारी रहने वाला है। निकट भविष्य में उसका रुकना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अभी थमने वाला है। कम से कम अभी अगले कई हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहेगा, जब तक कि दोनों में से कोई एक बड़ा निर्णायक एक्शन ना ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल आप सही कह रहे हैं मनीष की ऐसे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि जंग रुकेगी, बल्कि और ये भड़कती हुई नजर आ रही है। और वहीं एटमी पावर होने का ऐलान कर सकता है ईरान। एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन होने का ऐलान कर सकता है ईरान। 2024 के आखिर तक ईरान की तरफ से यह ऐलान किया जा सकता है। यूएस हाउस इंटेलिजेंस चीफ माइक टर्नर का यह बड़ा दावा सामने आया है। ईरान को रोकने में नाकाम रहा बाइडेन प्रशासन, यह कह दिया है टर्नर ने। यानी अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद परमाणु हथियार डेवलप करने में ईरान कामयाब रहा है और 2024 के आखिर तक इसका ऐलान हो सकता है। तो 100 दिन ईरान बनेगा न्यूक्लियर पावर, परमाणु हथियार होने का ऐलान कर सकता है ईरान। 2024 के आखिर तक एटमी देश ईरान है, इसका ऐलान किया जा सकता है। यूएस हाउस इंटेलिजेंस चीफ माइक टर्नर ये बड़ा दावा कर रहे हैं। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने में बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा, इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की साजिश कर रहा है ईरान, ये कहा गया है। प्रोफेसर राजन, किस तरह से आप देखते हैं इस दावे को, क्योंकि पहले भी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार डेवलप कर लिया है, उसे 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा। अब यह कहा जा रहा है कि साल के आखिर तक तो ऐलान ही कर देगा ईरान। देखिए समीर, ये बिल्कुल सच्चाई है। पहले तो यह बता दो कि ईरान में जो न्यूक्लियर डील हो रहे थे ओबामा के समय से शुरू हुआ था और उसमें सारे देश शामिल थे, रूस भी उसमें शामिल था और वो एक सक्सेसफुल पॉलिसी मानी जा रही थी, जिसको कि ट्रंप सत्ता में आते उसे विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद ईरान के पास रास्ता खुल गया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रॉमिस किया था कि वो वार्ता को जारी रखेगा, रिकंटिन्यू करेगा, लेकिन उसने उस वार्तालाप नहीं की, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अभी वहाँ पे हमास का भी युद्ध छिड़ गया है। अगर ईरान से बातचीत होती है तो ये नौबत नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ा फेलियर है अफगानिस्तान के बाद। अफगानिस्तान से जिस ढंग से विड्रॉ किया था उसको जानते हैं। और दूसरी बात कि जहां तक न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात है ईरान की, तो लगभग 80% तो पहले ही वो क्लेम कर रहे थे। उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट होता है वो पहले ही कर चुके थे। 95% के आसपास की आवश्यकता होती है, तो वो उनके पास क्षमता है और वो करेंगे। और चूंकि अब रूस और चीन का भी प्रेशर ईरान पे कम हो गया है, तो निश्चित रूप से ईरान के पास क्षमता है और निश्चित रूप से वो करेंगे। अब समय कितना लगेगा यह कहना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, राजन साहब बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है पोलैंड से। पोलैंड में मिलिट्री ट्रक में धमाका हुआ है। 3 मिलिट्री ट्रक्स में जोरदार धमाका हो गया। सैन्य हथियारों से भरे थे ये मिलिट्री ट्रक। बॉडी आर्मर, मोटार से भरे ट्रक में लग गई आग। अब इस हादसे के पीछे वजह क्या है ये तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पोलैंड में मिलिट्री ट्रक्स में धमाके की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।